तो अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। आराम से बैठे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय है क्या। ठीक, आय जानते हैं हम, किसी भी तरीके से जब हम धन कमाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आय कहते हैं। ठीक है, और यही काम जब राष्ट्र के द्वारा किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। जब एक निश्चित अवधि में राष्ट्र की सीमा के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है तो इसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब ये वाणिज्यिक परिभाषा है जो हमने बोला, यानी एक निश्चित समय में, निश्चित समय का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में जो समय शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, ठीक, वो शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अभी हमने पहली लाइन बोली एक निश्चित अवधि में, तो एक फाइनेंशियल, इसको फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च के समय को फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। तो एक निश्चित अवधि में एक सीमा के अंदर, यानी भारत के अंदर, ठीक। अगली बात, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तो अंतिम वस्तुओं का मतलब है कुछ और वस्तुएं भी हैं, अंतिम वस्तुओं का मतलब है कुछ और वस्तुएं भी हैं। तो वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक मध्यवर्ती वस्तु होती है, एक अंतिम वस्तु होती है। मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तुएं होती हैं जो अभी आगे प्रयोग करने के लिए रखी जाएंगी। जैसे ब्रेड पकौड़ा बनाने वाला ब्रेड लेकर आता है तो उसके लिए ब्रेड मध्यवर्ती वस्तु, और ब्रेड पकौड़ा अंतिम वस्तु है। ठीक, आप आटा लेकर आते हैं स्वयं अपने प्रयोग के लिए तो आटा आपके लिए अंतिम वस्तु है, लेकिन अगर दुकानदार पूड़ी बनाने के लिए आटा लेकर आता है तो उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु है। यानी वह वस्तु जो उपभोक्ता के लिए अंतिम रूप से तैयार है उसे हम अंतिम वस्तु कहते हैं, और वो वस्तु जिसको अभी अन्य कार्यों के माध्यम से अंतिम रूप में बनाया जाएगा उसको मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। कुछ और वस्तुएं होती हैं उपभोक्ता वस्तुएं, जिसको भोग करते हैं उपभोक्ता, उसको उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। वह वस्तुएं जो उपभोक्ता वस्तुओं को बनाती हैं उनको पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। जैसे कुर्सी पर आप बैठते हो लेकिन उस कुर्सी को कोई मशीन बनाती है तो मशीन भी तो एक प्रकार की वस्तु है, तो मशीन जो है वो पूंजीगत वस्तु है और कुर्सी आपकी उपभोक्ता वस्तु है। कुछ उपभोग वस्तुएं होती हैं, कुछ अल्पकालीन वस्तुएं होती हैं, कुछ दीर्घकालीन वस्तुएं होती हैं। कुछ वस्तुएं, जैसे चावल अल्पकालीन है और फ्रिज दीर्घकालीन है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हम एक बार खरीद लेते हैं और बार बार यूज करते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक बार खरीद लेते हैं, एक ही बार यूज करते हैं। आप पिज्जा खरीद लेते हो एक बार, कितनी बार यूज करते हो, एक बार में ही खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन चम्मच खरीद लेते हैं तो, ठीक है, तो जो बार बार यूज करते हैं उनको ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, वो लंबी अवधि की वस्तुएं होती हैं। तो हमने 3 शब्द यहाँ प्रयोग किया। सबसे एक निर्धारित अवधि, तो निर्धारित अवधि क्या है बेटा, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसको वित्तीय वर्ष भी कहते हैं। ठीक, निश्चित सीमा यानी भारत के अंदर, ठीक, प्राथमिक और अंतिम वस्तुओं या अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, यानी वस्तुएं भी और सेवाएं भी। जैसे हम लोग जो दे रहे हैं आपको, क्या दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। बैंक आपको क्या देता है, सेवा देता है। संचार कंपनी आपको क्या देती हैं, सेवा देती हैं। बीमा कंपनी आपको क्या देती हैं, सेवा देती हैं। तो इन सब का मूल्य जब जोड़ लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। क्लियर, लिख लीजिए। एक निश्चित अवधि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था, एक निश्चित अवधि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं
अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय कहलाती है, यह कहलाता है। अब अगली लाइन से लिखें जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना इसको अंडरलाइन कर लेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किया जाता है। भारत में, अगली लाइन से, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी, नाम सुना होगा इतिहास में आप लोग, द ग्रैंड ओल्ड मैन भी इनको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अगर और राष्ट्रीय आय से पूछा जाता है तो दोनों में से एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण मिल जाता है आपको। किस सन में किया? 1867-68, चाहे तो आगे सन लिख सकते हैं, 1867-68। इसके बाद लॉर्ड कर्जन ने, फिर तमाम सारे लोगों ने किया था। ठीक है, क्लियर। अब राष्ट्रीय आय में 2, 3, 4 शब्द प्रयोग किए जाते हैं। आपने सुना होगा जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, ये सब शब्द आते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे करते हैं। अगला हिंट डालिए, राष्ट्रीय आय का आकलन या मापना। राष्ट्रीय आय को हम कैसे आकलित करते हैं। इसमें 3 विधियां हैं। राष्ट्रीय आय के मापने की 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि है उत्पाद विधि। उत्पाद विधि, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, और इसी में आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या प्रोडक्शन, दोनों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी को बोलते हैं जीडीपी। समझ में आ गया? इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, तो सकल घरेलू उत्पाद की ही अभी जो हमने परिभाषा लिखाई है, आपको सकल घरेलू उत्पाद की ही परिभाषा लिखाई है। ठीक है, वैसे तो राष्ट्रीय उत्पाद विधि का मतलब क्या है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय के अंदर अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय कहलाता है, और इसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, दूसरी है आय विधि। आय विधि, ठीक, आय विधि में क्या होता है? कारक सेवाओं की जो आय होती है या कारक तत्वों की आय होती है, जब उसे जोड़ लेते हैं तो उससे जो हमें प्राप्ति होती है उसे हम, अब कारक तत्व क्या है? कारक तत्व है उत्पादन के जो साधन हैं, उन साधनों की जो आय है, जो प्रत्याय है, उसे हम जोड़ लेते हैं। अब ये साधनों की आय क्या है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, यही बात कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि हमारे पास उत्पादन के 5 साधन हैं, पढ़ाया भी नहीं होगा कुछ क्लासेस में। उत्पादन के साधन,
ठीक है, उत्पादन के साधन। सबसे पहला साधन भूमि। ठीक, भूमि का प्रत्यय क्या है? लगान। आमिर खान वाली ना, हाँ इसी पर बनी है वो। ठीक है, लगान। दूसरा श्रम। पूंजी श्रम कोई भी क्रम ऊपर नीचे हो सकता है। श्रम को क्या जाता है? मजदूरी। ठीक है, मजदूरी। फिर क्या जाता है? पूंजी। पूंजी को क्या जाता है? ब्याज। ठीक है, फिर क्या है? संगठन। संगठन को क्या जाता है? वेतन। फिर साहस। साहस को क्या जाता है? लाभ। तो इन यही इसका प्रत्यय है या कारक आय है। इसे कारक आय भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं? कारक आय, फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं इसको। तो जो कारक आय है, उन कारक आय को जब हम जोड़ लेते हैं तो हमारा आय विधि आ जाती है। समझ में आ गया? जब हम वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जोड़ लेते हैं तो हमारा उत्पाद विधि आ जाता है। तीसरा व्यय विधि। व्यय विधि। व्यय विधि में क्या है? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर जो हम व्यय करते हैं उसके मूल्य को जो हम जोड़ लेते हैं उसको हम व्यय विधि के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर? तो राष्ट्रीय आय का मापन कितने विधियों से किया जाता है? ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय का मापन कितने विधियों से किया जाता है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो राष्ट्रीय आय क्या है? एक निश्चित अवधि में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक मूल्य मतलब मुद्रा में जो मूल्य लेते हैं उस मूल्य को हम क्या कहते हैं? मौद्रिक मूल्य कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? क्लियर? नोट हो गया? आज लगता है सूचना कम लोगों को मिल पाई। क्यों? दिवाली वगैरह में घर गए हैं कुछ लोग। एक और नोट कर लें, 1949 में पीसी महालनोबिस समिति ने राष्ट्रीय आय की गणना के लिए बनाई गई। ठीक, अब अगला टॉपिक डालें। अब इस राष्ट्रीय आय की जरूरत क्या है और अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है बेरोजगारी एवं गरीबी। अगला टॉपिक डालें बेरोजगारी एवं गरीबी। बेरोजगारी क्या है? जब रोजगार ना मिले तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। तो रोजगार ना मिले इसे सामान्य भाषा में क्या कहा जाएगा? जब श्रम शक्ति अपने उपयोग में ना हो। और श्रम शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो नाशवान है। बाकी सारी शक्तियों को आप स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन श्रम शक्ति को स्टोर करके जब सेमिनार होता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बात की जाती है तो आपको यही बात समझाई जाती है कि ऊपर वाले ने 24 घंटे का रिचार्ज आपके खाते में डाल दिया है,
ये रिचार्ज चाहे आप बात करो या ना करो, रात में 12 बजे समाप्त हो जाएगा या सुबह 6 बजे अगले दिन समाप्त हो जाएगा। अच्छा, कोई पूरा दिन अच्छे से काम धाम करे, उसका भी दिन बीतेगा, और कोई पूरा दिन एंजॉय करे। भाई कल आपने पूरा दिन एंजॉय किया, परसों आपने पूरा दिन जमघंट बनाया है, तो दिन बीता नहीं बीता। आज आप पढ़ रहे हैं तो भी दिन बीत रहा है। तो श्रम शक्ति एक ऐसी है जो नासवान है, जिसका आप उपयोग नहीं कर सकते हो। वो वेस्ट होगी, तो वेस्ट होने के बजाय उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। वेस्ट मतलब बेकार होना, इन्वेस्ट मतलब उस पर बढ़ोतरी होना। ठीक है, तो श्रम शक्ति का उपयोग करने के लिए, जब श्रम शक्ति का उपयोग नहीं हो पाता है, तो उसी को हम लोग बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। यानी जब हमारा श्रम शक्ति अपने उपयोग में ना हो, तो ऐसी दशा को, यानी लोगों को रोजगार ना मिले, तो ऐसी दशा को हम बेरोजगारी कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? देखिए, जब श्रम शक्ति अपने उपयोग में ना हो, जब श्रम शक्ति अपने उपयोग में ना हो, ठीक, जब श्रम शक्ति अपने उपयोग में ना हो, तो इसे क्या कहते हैं? बेरोजगारी। अब बेरोजगारी के प्रकार से क्वेश्चन आता है हर बार। पहला आता है ऐच्छिक बेरोजगारी। जी, ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी वो बेरोजगारी है कि आपके इच्छा अनुसार काम नहीं मिलता है, तो आप काम नहीं करते हो। जैसे लोग कहते हैं बेरोजगारी है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। अभी गांव में धान की कटाई शुरू है इस समय। क्यों शुरू है? आसानी से लेबर मिल जा रहे हैं। परसों नसों हम गए थे, नहीं मिल रहे मुन्ना। ठीक है, कटवाना था तो 2-3 जगह से पता लगवाए कि पता लगाओ कहाँ लेबर इस समय। वो कुछ नेपाली आते हैं, कुछ बिहारी आते हैं, वो काटने, पति पत्नी सब परिवार सब रहते हैं, तो काटने का ही काम करते हैं। अब तो कंबाइन से भी कटवा दिया जाता है। आप सोचो, एक जगह लेबर मिल नहीं पा रहे हैं और दूसरी तरफ लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी। अच्छा है कि नहीं है? ठीक है, उसका कारण यह है हम वो काम नहीं करना चाहते। बात समझ में आया? हम उस स्तर का काम, और उसमें प्रॉब्लम है, हम जो काम करना चाहते हैं उस योग्य नहीं बन पाते, और जो हमारे योग्य है वो हम करते नहीं। जो हमें आसानी से मिल रहा है वो हम कर नहीं रहे हैं, और जो करने के लिए हम प्रयासरत हैं उस योग्य नहीं बन पा रहे हैं। भाई नौकरी काहे नहीं मिलती है? गवर्नमेंट की चाहे इतनी बुराई कर लीजिए, लेकिन इस गवर्नमेंट ने 90% नौकरियों को फेयर एंड फाइन तरीके से बांटा है। नहीं तो पिछली गवर्नमेंट में कुछ विशेष जातियों के लोग ही, कुछ विशेष जात छोड़ दिए, कुछ विशेष एरिया से ही लोग होते थे। मैनपुरी इटावा वाले सब ज़्यादा पढ़ने वाले होते थे और बाकी सब बेकार। ठीक है, यहाँ आपने देखा होगा अभी क्या शिक्षक भर्ती में अपने यहाँ 224 सिलेक्शन, लोग कहते हैं नौकरी नहीं मिलती है। 300 सिलेक्शन अपने पिछले संस्थान में, पिछले साल इस संस्थान से हुए हैं, और 54 घूस नहीं देना पड़ा। 54 नौकरी मिलती है, लेकिन कारण है हम लोग उस लेवल पे मेहनत नहीं करते हैं। इसलिए तो बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि हम इच्छित काम नहीं करना चाहते। तो अच्छी बेरोजगारी समझ में आ गई कि जब प्रचलित दर पे हम काम ना करना चाहें। प्रचलित दर वहां क्या है? 200 से लेकर के 300 रुपए पर डे है नहीं प्रचलित दर? ऐसे तो देते हैं शहरों में 300 रुपए, लेबर बुलाते हैं 300 रुपए देते हैं, ईटा गारा ढोवाते हैं। ठीक है, और गांव में 150-200 रुपए देते हैं। तो जब प्रचलित दर पर हम काम ना करें, शांत रहें, तो इसे हम ऐच्छिक बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। क्लियर? दूसरा लिखिए, संरचनात्मक, ये पूछी जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी, इसमें 2 तरीके का आती है। इसमें आती है कि जब हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो,
तो जो बेरोजगारी आती है उसे भी रखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं? जैसे उद्योगों का ना होना। ज़्यादा रोजगार कहाँ मिलता है? ज़्यादा रोजगार उद्योग में मिलता है। ज़्यादा रोजगार जो हमारे जैसे सड़क परिवहन है, जैसे बिजली है, जैसे संचार है, जैसे तमाम सारे संसाधन हैं, इनको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बोलते हैं। जिस देश में रोड ज़्यादा होगी, आपने देखा होगा ये गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा प्रयासरत है रोड बनाने के लिए। उसका कारण क्या होगा? आपने वो छोटा सा एग्जाम्पल देखा होगा कि जितना विकास बालपुर का हुआ है उतना विकास परसपुर का नहीं हुआ। ठीक है, मानिए जो हम कहना चाहते हैं। इसलिए उसका कारण मैं सैद्धांतिक रूप से नहीं, व्यवहारिक रूप से बता रहा हूं आपको। बालपुर अपने जिस अनुपात में था और जिस अनुपात में है, गोंडा से बालपुर के बीच में बेटा आपको 1 इंच जमीन खरीदने के लिए नहीं मिलेगी वर्तमान समय। ठीक है, कारण क्या है? ये हाईवे टच हो गया। ठीक है, तो जहां पर रोड, अब आप क्या है, पहले 4 घंटे 5 घंटे लखनऊ जाने लगता था, अभी आप अगर अच्छे अपने साधन से आते 2 घंटे लखनऊ, कितनी अच्छी रोड हो गई। तो रोड जितना, जैसे आप देखो गोंडा से फैजाबाद का विकास ज़्यादा हुआ क्योंकि गोंडा के पहले फैजाबाद लखनऊ को जोड़ने के लिंक रोड अच्छी बनी। तो जहाँ रोड अच्छी होती है, ऐसे आप देख लीजिए जितना विकास कुकुर भोकवा का अंदर आर्य नगर एक मार्केट है, तो जितना विकास आर्य नगर का हुआ उतना खरगोपुर का नहीं हुआ, क्योंकि आर्य नगर में थ्रो पास लेन ज़्यादा है, अच्छी रोड बनी। तो जहां भी अच्छा रोड बनेगा वहां का विकास, क्यों? वहां तुरंत ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ जाएगा। और ट्रांसपोर्ट जो आपको संसाधन मिल रहे हैं आज, वो किस माध्यम से मिल रहे हैं? भाई आप अमेज़न से माल मंगा ले रहे हो तो रोड के कारण ही। तो अच्छा रोड ना होता कैसे आता? और आपको पता है कि वो यहाँ गोंडा में पैकिंग होके नहीं आती, वो पैकिंग या तो नोएडा होती है, उनके अलग अलग सेक्टर पैकिंग के हैं, तो वहां से आपको भेजते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट लगता है। तो जिस देश में रोड अच्छा होगा, दूसरी चीज जिस देश में बिजली की व्यवस्था अच्छी होगी, क्योंकि बिजली होगी तो सारी चीजें आज के डेट में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बिजली के माध्यम से होती है, तो बिजली से होगी, वो भी संरचनात्मक है। तो यहाँ संरचनात्मक का अर्थ 2 है कि हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए लोग बेरोजगार हैं। दूसरी चीज संरचना में परिवर्तन होने के कारण, जैसे आपने कई बार देखो कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जेसीबी आई तो लेबर बेकार हो गए, कंपाइन आई तो लेबर बेकार हो गए। ठीक है, तमाम ऐसे नए नए संसाधन आते हैं तो पुरानी देखो, मशीनरी तंत्र वहां आवश्यक है जहां पर मैन पावर कम, लेकिन अपने यहाँ मैन पावर ज्यादा है हिंदुस्तान में, फिर भी मशीनरी हम कई बार मजाक में बोलते हैं। मम्मी वॉशिंग मशीन से कपड़ा धो के उसके बाद बाहर कुर्सी बैठ के पंचायत करती। ठीक है, वॉशिंग मशीन कहाँ जरूरत है? जिनके पास टाइम नहीं है। अब अपने यहाँ टाइम ही टाइम है, फिर भी वॉशिंग मशीन की जरूरत है, क्योंकि मशीनरी तंत्र वहाँ आवश्यक है जहाँ पर मैन पावर कम है या महंगे। बड़े बड़े देश ऐसे हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो गोंडा के बराबर हैं, जितनी आबादी गोंडा की है उतना उनके देश की आबादी। चलिए, संरचना तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगला लिख लीजिए, छिपी या प्रच्छन्न। छिपी या प्रच्छन्न, छिपी या प्रच्छन्न, ये कृषि क्षेत्र में ज्यादा है, ये पूछी जाती है। छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जिसमें एक आदमी के काम में 4 आदमी काम कर रहे हैं। गांव में पता चला 5 बीघे खेत है और चारों भाई इसमें जुटे हैं। ठीक है, तो या एक छोटी सी दुकान है, अब तीनों लोग बैठ के वही दुकान चला रहे हैं, जो एक व्यक्ति दुकान चला सकता है। आपने देखा होगा काम के करने के तरीके हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं लखनऊ घर खरीद लिया जाएगा तो कौन रहेगा, फैजाबाद खरीद लिया जाएगा तो कौन रहेगा। गांव में अक्सर अब एक ही लड़का है तो यहाँ गांव में रहेगा कि लखनऊ रहेगा। अच्छा, टाटा के क्या लड़के हैं? रतन टाटा नास है, कोई नहीं। ठीक है, कहते ना गांव में जिनकी कोई नहीं तो उनको नास कहते हैं, कोई नहीं है। और 118 देशों में बिजनेस है,
क्या करने के लिए फैलाते हैं, उनके तो कोई नहीं था। बाबा रामदेव के कई लड़के हैं, एक को नहीं, शादी ही नहीं हुई, ठीक है। तो लेकिन आपने देखा होगा हर भारत के हर कोने में व्यवसाय फैला रहे हैं। तो संतान होने से और व्यापार से कोई संबंध नहीं है। तो छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी ये है जहां पर काम कम होता है, लोग ज्यादा होते हैं। आपने देखा कृषि काम में 3 महीने काम 3 महीने आराम, फिर 3 महीने काम फिर 3 महीने आराम। मार्च से लेकर के और जुलाई तक 11 बजे से लेकर के और 4 बजे तक ताश खेला जाता है। हमने देखा हमारे यहाँ बाग है, तो बाग में उनकी छप्पर ऊपर रखवाए हैं, तो कई बार हमारे पिताजी बहुत नाराज होते हैं कि इन लोगों को लाठी लेके मारो, भगाओ यहाँ से। ये अब तख्ता पड़ा है, आ जाएंगे उसी बैठ जाएंगे और 4 लोग गड्डी निकाल लेंगे, ताश खेलना शुरू। अननेसेसरी बातें, लोगों के बारे में बातें और अपना समय बर्बाद। अरे 1 घंटे 2 घंटे आनंद हो गया, एंजॉयमेंट। अब वो दहला पकड़, गधा लदान, पता नहीं क्या खेलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास समय ही समय, वो काम कर रहे हैं। एक बोरा, बताऊं आपको, ये कास्ट कैलकुलेशन बता रहा हूं। 1 बोरा घास काटने के लिए 4 घंटे चाहिए उनको, ध्यान दें। 1 बोरा घास काटने के लिए 4 घंटे चाहिए। उस घास की अगर वैल्यूएशन देखो तो 20 रुपए भी नहीं होता है। 20 रुपए के घास के लिए 4 घंटे चाहिए। इसीलिए गांव में गरीबी है। शहरों में लोग अपने समय को बेचकर पैसा कमाते हैं, इसीलिए शहरों में अमीरी। बात समझे? क्योंकि वहां पर समय का सदुपयोग नहीं है। जो व्यक्ति है अननेसेसरी, अभी किसी के बारे में बात होना शुरू हो गया तो बैठ जाएंगे और वो घास काटने जा रहे थे, हंसिया ले रहेंगे, जमीन खोदते रहेंगे, आपके बैठ बतियाते रहेंगे। एक्चुअल काम जो होता है वो 4 घंटे का केवल 1-1.5 घंटे में होता है। जो घास कटाई होती है वो केवल 1-1.5 घंटे में होती है, और बाकी 2 बजे निकलेंगे, शाम को 6 बजे आएंगे। कैसी बेरोजगारी? ये पूछी जाती है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ध्यान रखिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कृषि क्षेत्र में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? छिपी या प्रच्छन्न। रोजगार क्षेत्र में या उद्योगों में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? संरचनात्मक। पढ़े लिखे लोगों में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? ऐच्छिक। अगला हेडिंग डालें गरीबी। अब बेरोजगारी रहेगी तो गरीबी आएगी, और रोजगार रहेगा तो अमीरी आएगी। देखो, काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, और काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं कमाएंगे, ठीक है। गरीबी की परिभाषा क्या है? कुछ लोग कहते हैं ना हम गरीब हैं, तो गरीब की परिभाषा क्या है? देखिए, जो व्यक्ति अपने अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है वह व्यक्ति गरीब होता है। अनिवार्य आवश्यकताएं वर्तमान में क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। रोटी, कपड़ा, मकान के लिए अब सरकार ने क्या किया? सरकार खाद्य सुरक्षा योजना 2013 के अंतर्गत 3 किलो चावल, गेहूं, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल सरकार प्रति माह देती है फ्री। अब आप और 50% लोग पात्र पाते हैं, 50% अपात्र पाते हैं उसका। अभी आपने, आज मैं पेपर में पढ़ रहा था, आने वाले समय में आपने देखा होगा सरकार जब बीजेपी गवर्नमेंट सबसे पहले आई तो उसने सबसे पहला काम किया जन धन योजना। कब लॉन्च किया? डेट बताइए, पूछी जाती है। 28 अगस्त 2014 को। उसका फायदा जानते हो क्या मिला? अभी मैं पढ़ रहा था कि गाँव में जो प्राइमरी विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए कपड़ा और जूते का पैसा उनके पिताजी के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। नहीं तो पहले मास्टर साहब लोग खरीदते थे, 400 रुपये आता था, 150 रुपये का ड्रेस खरीद के दे देते थे बच्चे को। 200 रुपये का जूता के लिए आता था, 100 रुपये जूता खरीद के दे देते थे। अभी आने वाले समय में आपको बताएं, जितना भी ये बीच का बिचौलिया है ये सब डीबीटीएल के माध्यम से खत्म हो जाएगा। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सरकार सीधे जनता के खाते में पैसे ट्रांसफर कर देगी, जैसे गैस का हो रहा है।
गैस खा रहा है, गैस की किल्लत आपने देखा है, हम लोगों ने देखा है 2002 से लेकर के और 2007 तक जिस दिन सिलेंडर लेना होता था उस दिन क्लास की छुट्टी करनी होती। सिलेंडर ले जाओ, धूप में लाइन लगाए खड़े रहो, आप चाहे जैसी स्थिति हो कोई मतलब नहीं। और उसके बाद बालू मंडी में हम लोग हमें मिलता था, ये पुलिस बड़गांव पुलिस चौकी थोड़ा आगे, मतलब एक दिन पूरा गैस सिलेंडर लेने में लग जाता था। और अभी क्या है, आप फोन से बुकिंग कर दीजिए। उसका कारण जानते हो क्या है, जो उसका जो सब्सिडी था वो पहले ऑन स्पॉट होता था तो ले जाके बेच देते थे सब। अब क्या है, सब्सिडी खाते में आएगा, हमारा कोई गैस बेच दे कोई दिक्कत नहीं, हमारे खाते में सब्सिडी आ जाएगी, हम जाके दूसरा खरीद लेंगे। तो इसको बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अभी अगला नंबर ये कोटे पर आने वाला है। जो कोटा है 3 रुपए और 4 रुपए किलो जो धान गेहूं मिल रहा है, चावल और गेहूं, ये जितना आप ले जाओगे उतना आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। ये चीजें तो तमाम सारे, इससे क्या है जो लीकेज है वो लीकेज अभी सरकार ये चाह रही है कि अगर हम 10 रुपए जनता को दे रहे हैं तो 10 के 10 पहुंचे, ये ना हो कि हम 10 रुपए दे रहे हैं तो 4 रुपए पहुंचे, 3 रुपए पहुंचे, 2 रुपए पहुंचे। इस तरीके से सरकार ये चाहती है कि जनता का विकास हो। चलिए ठीक, गरीबी में लिख लीजिए, योजना आयोग के अनुसार, योजना आयोग के अनुसार, योजना आयोग समझते हैं ना, जो इस समय नीति आयोग है, पुराना नाम इसका योजना आयोग था। योजना आयोग के अनुसार गांवों में 2400 कैलोरी आबलिक 27.7 या 9 27.2 ₹2 प्रतिदिन, ठीक। शहरों में 2100 कैलोरी, लिख लो पहले समझा देते हैं, 33.3 रुपए प्रतिदिन। और ये भी क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। मैराथन में वही चीजें पढ़ाई जाती है जो एग्जाम में आने वाली होती हैं। ओके, यानी गांव में आप रह रहे हैं तो 2400 कैलोरी ऊर्जा का भोजन, अब पता ही नहीं कि इसमें कितनी कैलोरी होती है, ये सानू सर से पूछना चाहिए था, अभी अगले दिन पूछ लीजिएगा, ठीक है। अलग अलग भोजन में अलग अलग कैलोरी होती है, ठीक। इसीलिए जब आप तैलीय पदार्थ खाते हो तो उसमें ज्यादा कैलोरी होती है, लेकिन जब वो बर्न होगी तब आपको एनर्जी, सबसे ज्यादा मेहनत फैट बर्न करने के लिए होती है, और फैट में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। या समोसा आप खाते हो, समोसा और रोटी, एक समोसा खाते हो तो रोटी से आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो बर्न होगी, तब आपको एनर्जी मिलेगी। भाई चूल्हा जलेगा तभी तो खाना पकेगा, और धुआं हो, जैसे हम लोग होता है क्या, खाना खा लेते हैं, फिर गैस क्यों बनता है? गैस हमारे भोजन के ना पचने के कारण। आप किसी दिन एक प्रैक्टिकल करो, एक सप्ताह खूब मेहनत करो, शारीरिक फिजिकल मेहनत खूब अच्छे से करिए, और उस दौरान अपना खान पान देखिए। ईंटा खा लोगे तो पच जाएगा। बचपन में आपने देखा होगा दिन भर खेल कूद मचाए रहते थे, उधम मचाए रहते थे, तो जो कुछ भी खा लिए। अभी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 50 साल के बाद रोटी भी गैस बना लेता है, ठीक है। तो कहना क्या, जब आप फिजिकल मेहनत नहीं करोगे तो आपका शारीरिक विकास नहीं होगा। तो 2400 कैलोरी तक गांवों में, और पर डे 27 रुपए 20 पैसे कमाने वाले से कम अगर कोई कमाता है तो उसे गरीब कहा जाएगा। शहरों में, चूंकि शहर में लोग फिजिकल मेहनत कम करते हैं तो यहाँ कैलोरी कम किया गया, कितना 2100 कैलोरी किया गया, और रुपए बढ़ा दिया गया 35 रुपए 30 पैसे, ठीक है। इतना, इससे अगर कोई कम कमाता है तो वह व्यक्ति क्या होगा,
ये क्वेश्चन कैसे आता है? गांव में गरीबी की कितनी कैलोरी सीमा है? 2400। शहरों में? समझ में आ गया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अगला लिखिए। गरीबी के निवारण के लिए लकड़ा वाला एक समिति है बनाया गया कि गरीबी कैसे निवारित हो। ये लकड़ा वाला तेंदुलकर एवं रंगराजन समिति बनाई गई। इन समितियों ने बताया कि भारत में गरीबी का आकलन कैसे हो। लकड़ा वाला, तेंदुलकर एवं रंगराजन समिति, ये पूछी जाती है तीनों समितियां निम्न में से कि समिति का नाम दिया रहेगा, ये समिति किससे संबंधित है। ठीक है, तो लकड़ा वाला, तेंदुलकर और रंगराजन समिति ने, ये समिति किससे संबंधित है? गरीबी निवारण से संबंधित। ओके, या गरीबी के गणना से संबंधित। अब सरकार भी गरीबी निवारण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है। अगला लिखिए, अगला हिंट डालें, गरीबी उन्मूलन के लिए योजनाएं। सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई? सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, कुछ योजनाओं की बात हम लोग करेंगे। सबसे पहली योजना है क्या? मनरेगा। ये गरीबी तो कम करती है, क्यों? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक, मनरेगा। ठीक, मनरेगा के पहले इसका नाम नरेगा था। आज भी लोग नरेगा ही कहते हैं, मनरेगा बहुत कम कहते हैं लोग। मनरेगा केवल लिखने पढ़ने में, और प्रारंभ में इसका नाम नरेगा था। ठीक, ये दुनिया में सबसे बड़ी योजना गरीबी निवारण की है। इसमें गांवों में 100 दिन का प्रतिदिन 100 दिन का रोजगार एक साल में दिया जाता है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं जहां संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 अनंतपुर गांव आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई, और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी के नाम पे कर दिया गया। पहले इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना था, नरेगा था पहला इसका नाम। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का एक साल में रोजगार की गारंटी दी जाती है। अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग मूल्य हैं कि पर डे कितना दिया जाएगा, और गाँव में जो भी काम होगा उन व्यक्तियों से कराया जाता है, और उनको आपने नरेगा का जॉब कार्ड सुना होगा, तो जॉब कार्ड बनता है, उस जॉब कार्ड पे ही उनका कितने दिन रोजगार किए। ये इस तरीके से रोजगार का सबसे बड़ा साधन गाँवों में है, लोगों को रोजगार दिया जाता है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि रोजगार, ये मनरेगा कहाँ से प्रारंभ किया गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मनरेगा में राज्य और केंद्र का अनुपात कितना है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है नरेगा का नाम बदलकर कब मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, तो ये सब टॉपिक लिख लें, लिखें। रोजगार की गारंटी के लिए 2 फरवरी 2006 को 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के
अनंतपुर गांव से, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत हुई। इसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि नरेगा में कितने दिन की रोजगार की गारंटी होती है? 100 दिन की। इसमें 1/3 महिलाओं की हिस्सेदारी होती है। इसमें केंद्र राज्य का योगदान, इसमें केंद्र राज्य का योगदान 90/10। राज्य 10% देता है, केंद्र 90% देता है। इसका जो बजट होता है उसमें केंद्र राज्य का योगदान 90/10। 90/10। 2 अक्टूबर 2009 को 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। नरेगा का नाम बदलकर, ठीक। तो यहां यम का मतलब क्या है? महात्मा गांधी, ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, ठीक। अगला लिखें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। हाँ, प्रधानमंत्री, दूसरा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक। 1 मई 2016 गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना, ठीक। तो आप बोलेंगे इससे गरीबी कैसे कम हो जाएगी? गरीबी निवारण की योजना है ना ये। अगर वो उससे गैस का कनेक्शन ना मिलता तो 6,000 रुपये उसको कनेक्शन का खर्चा करना पड़ता। अब उसको कनेक्शन फ्री में मिल गया। अगला, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 25 जून 2015, 25 जून 2015, 25 जून 2015, 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई और ये कहा गया कि 2022 तक सभी को अपना घर होगा। आगे लिखें, 2022 तक सभी को आवास।
प्रधानमंत्री जन धन योजना, अभी इसकी जिक्र हम कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। यह है तो फ्री में, लेकिन इसने क्या किया, सारी समस्याओं को समाप्त कर दिया। जैसे सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरे ने क्या किया, हाँ, नकल करने की गतिविधियों को रोक दिया, या गतिविधियों को रोक दिया, सारी गतिविधियां ट्रांसपेरेंट हो गई। पहले भी ऊपर वाला देखता था, लेकिन तब ऊपर वाला केवल धार्मिक आधार पर देखता था, और अब ऊपर वाला सभी आधारों पर देखता है। ठीक है, आपकी सारी गतिविधियों को मॉनिटरिंग रूम से मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है। तो ऐसे ही इस योजना का लाभ ये मिला कि सारे लोगों का बैंक अकाउंट खोल दिया गया। अब जो जिस योग्य है उसकी योग्यता, जैसे भी आपने देखा होगा किसान सम्मान निधि, ठीक है, 2-2 हजार रुपए प्रति तिमाही की 4 महीने पर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी अभी आपने देखा होगा कि एलपीजी कनेक्शन का जो चार्जेज हैं वो आ जाता है। अभी राशन कार्ड को इससे जोड़ दिया जाएगा, तो राशन कार्ड पे जो आपके राशन लेंगे उसका भी सब्सिडी आपको आ जाएगा। अभी खाद बीज दवाएं, हम लोगों को किसानों को जानकारी ही नहीं है, खाद बीज दवाओं का भी जो सब्सिडी आती है वो सीधे खाते में आ जाती है, पता ही नहीं। अभी आज मैं पढ़ रहा था, पता चला कि बागवानी कृषि के लिए सरकार 45,000 रुपए भिंडी, मिर्चा, टमाटर, लहसुन, प्याज बोने के लिए दे रही है। स्प्रे मशीन लगा रही है खेतों में, उसका 50,000 रुपये कास्ट आता है, सरकार केवल 5,000 आपसे लेती है और 45,000 आपको देती है। तमाम सारे आपको पता होगा, आप थ्रेसर खरीदते हो, थ्रेसर पर सब्सिडी होती है, रोटावेटर खरीदते हो, रोटावेटर पे सब्सिडी होती है, पंपिंग सेट खरीदते हैं, पंपिंग सेट पे सब्सिडी होती है। तो तमाम सारे कृषि के अभी इधर खरीफ की फसल के लिए कुछ चीजें बोने के लिए आएंगी, तो खरीफ की फसल में मूंग, अरहर, इन सब चीजों को बोने के लिए, मटर, इन सब चीजों के लिए रबी की फसल, इन सब की फसलों के लिए क्या आएगा, इन सभी फसलों के लिए सरकार बीज देती। पता चलता है लोग अपना खेत रजिस्टर कराते हैं, 15 किलो अरहर मिल गया। अब 15 किलो अरहर मिल गया तो पता चला कि वो कुछ लाभ उनको हो गया, मसूर मिल गया, चना मिल गया, मटर मिल गया। तो अब ये सब अभी क्या है, अभी सरकार उपलब्ध जाती है, सीधे सरकार आपके खाते में ट्रांसफर कर देगी। तो ये जन धन योजना के माध्यम से लिखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। सभी का बैंक खाता हो, सभी का बैंक खाता हो और सभी के खाते में अनुदान डाला जाए या ट्रांसफर किया जाए, कुछ भी लिख लीजिए, हस्तांतरित किया जाए। इसके लिए बनाया गया कि अनुदान जो है वो आसानी से पहुंच सके लोगों के खाते में, इसलिए इसकी व्यवस्था की गई। ठीक, अगला स्वच्छ भारत अभियान। दो अक्टूबर 2014। बताओ, हिंदुस्तान में ये भी कहा जाता है कि लैट्रिन बनवाओ, सरकार पैसा देती है लैट्रिन बनवाने के लिए, टॉयलेट आपका अपना हो। और इतने पर काम नहीं चलता तो अक्षय कुमार को एक पिक्चर बनाना पड़ता है, टॉयलेट एक प्रेम का था। ठीक है, और उसके बावजूद भी लोग लोटा पार्टी करते हैं। गांव देखो आज भी, वो कोई कवि कह रहा था कि एक से हमने पूछा कि भाई जब प्रधानमंत्री ने आपको टॉयलेट दे दिया है तो आप क्यों बाहर जा रहे हो? बोले हम विपक्ष वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हैं। तो अक्टूबर 2014 हर परिवार को या हर परिवार का अपना शौचालय, 12,000 रुपये सरकार सब्सिडी देती है, 6-6 हज़ार की 2 किस्तें।
अगला मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। इसमें क्या है कि सरकार ने विदेशी कंपनियों से कहा कि आप भारत में सामान बनाओ। भारत में ये चाइना के तौर पे था। आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला देश चाइना था। तो चाइना के पास भी कुछ नहीं था, तो उसने भी यही कार्यक्रम अपनाया कि दूसरे देशों को बुलाया, आप हमारे देश में आकर के रोजगार बनाइए। लेकिन उसने दो चीजों की स्ट्रिक्टली फॉलो कराया। कहा मैन पावर मैं दूंगा, लेकिन स्किल्ड मैन पावर होंगे, कोई भी टेंशन देंगे आप तुरंत निकाल दीजिएगा उनको। यहाँ क्या है, यहाँ आपने देखा होगा लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और जिनको रोजगार मिल गया है पेंशन के लिए धरना देते हैं। देखा होगा एनपीएस लागू हो, यहाँ आधी आबादी को रोजगार ही नहीं मिल रहा है, और जिनको रोजगार मिल रहा है, अब जिनको नौकरी मिल गई है 50,000 रुपये महीने मिल रहा है, अब उनको पेंशन भी चाहिए। और काम क्या है, जो लोग पेंशन के लिए धरना देते हैं उनका एक्चुअल काम देखो। प्राइमरी के अध्यापक, गांव में कितना काम है। सबसे पुलिस के बाद अगर किसी को घृणित देखा जाता है तो उन्हीं को बुरा नहीं मानेंगे, चाहे वो काम करे, दिन भर काम करें, लेकिन उनकी एक जमात ना काम करने वालों में बन गई है। सबसे ज्यादा क्वालिफाइड, सबसे ज्यादा संसाधन, सबसे कम बच्चे। प्राइमरी में सबसे कम बच्चे, उसी के बगल में नॉन क्वालिफाइड छपरम चलने वाले मांटेसरी का उससे ज्यादा बच्चे होते हैं गांव में। ये चीजें हैं, तो इस तरीके के संसाधन सब चल रहे हैं, काम हो रहा है, ये चीजें हैं। क्लियर? तो इसमें क्या है, इसको रोजगार सृजन के लिए, इस योजना को आगे लिख दिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भारत में वस्तुएं निर्मित हों, भारत में वस्तुएं निर्मित हों। अगला स्किल इंडिया, स्किल इंडिया प्रोग्राम 15 जुलाई है। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में अंतर क्या है? मेड इन इंडिया है कि भारत का व्यक्ति भारत में बनाएगा, और मेक इन इंडिया विदेश का व्यक्ति भारत में बनाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, स्किल इंडिया 25 जुलाई 2015, 15 जुलाई 2015, 15 जुलाई 2015। ठीक, इसमें स्किल इंडिया में क्या है, अभी हमारे यहाँ के जो लेबर हैं वो स्किल्ड नहीं है, नॉन स्किल्ड हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे घर बनाना एक इंजीनियरिंग है, क्यों? सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं, लेकिन घुरहू मिस्त्री की डिग्री कितनी है? आपके यहाँ जो आपका घर बनाया है उस मिस्त्री की डिग्री, ठीक है, इसीलिए दीवार टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए तमाम सारे पिलर जब वो लगाते हैं, बनाते हैं, तो ऊपर से कहीं शुरू होगा, नीचे से कहीं, नीचे से कहीं शुरू होगा, ऊपर कहीं पहुंच जाएगा। और प्रमाण देखना तो उधर की दीवार देखो, छत और दीवार में गैप दिखाई दे रहा है, 4 इंच का गैप है छत और दीवार में, पिलर और उसमें। ठीक है, हाँ, ये सब नौसाद मिस्त्री बनाए हैं। हाँ, वो उसको नाम लिखना नहीं आता है नौसाद, तो पूरी बिल्डिंग बनाया है। ठीक है, ये स्थिति है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ स्किल्ड लेबर नहीं पाए जाते हैं, अनस्किल्ड लेबर पाए जाते हैं, प्रोफेशनल लेबर नहीं है। ठीक है, तो उसका कारण ये होता है कि जो एक्चुअल में प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसमें लिख लीजिए आगे, प्रशिक्षित श्रमिकों का, प्रशिक्षित श्रमिकों को रोजगार के लिए तैयार करना, प्रशिक्षित श्रमिकों को रोजगार के लिए तैयार करना।
प्रशिक्षित श्रमिकों का रोजगार के लिए, यानी जो श्रमिक हों वो एजुकेटेड हों, पढ़े लिखे हों, अपने काम में स्किल्ड हों। अच्छा ये बताओ कि जो मिस्त्री आपका मोटरसाइकिल बनाता है उसकी डिग्री है? वो जानते हो डिग्री कैसे आती है? छोटा है, वो आया गुड्डू मिस्त्री के पास, अब वो सीख रहा है, सीखते से 5, 6 साल 7 साल सीखा, उसके बाद वो अपना छोटू मोटरसाइकिल, यानी वो करके सीखता है। वो ये नहीं जानता कि पिस्टन की साइज क्या होती है, पिस्टन कितने mm का है, लेकिन वो ये जानता है कि गाड़ी धुआं दे रही तो रिंग खराब है। यानी प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास है, थ्योरेटिकल नॉलेज उसके पास नहीं है। इसीलिए अब मिस्त्री नहीं बचे हैं, अब रिप्लेसर बचे हैं। मिस्त्री का मतलब हुआ उसी पार्ट को बना करके और लगा देना। अब क्या करते हैं? पार्ट बदल देते हैं। कोई पार्ट खराब हुआ तो बनाते नहीं है उसको, मार्केट में पार्ट अवेलेबल है, उठा करके लगा दिया, क्योंकि वो सरल है। बनाना टफ है, रिपेयर करना टफ है। हिंदुस्तान में, चूंकि अब हिंदुस्तान में भी रिपेयर कास्ट महंगी हो रही। ये 3 रुपए वाली पेन यूज एंड थ्रो, यूज करो फेंक दो, इसमें रिफिल पड़ती। ये रिपेयरेबल है, दैट इज नॉट रिपेयरेबल। तो रिपेयर की कॉस्ट, चाइना, अमेरिका, जापान में ऐसे सामान बनाए जाते हैं जहां रिपेयरेबल नहीं है। फ्रिज खराब हुई, नगर पालिका को फोन किया, आए उठा के लेके चले गए कूड़ादान में, बात खत्म, दूसरी फ्रिज आ गई। यहाँ क्या हुआ? फ्रिज खराब हुई, एक बनाने वाले को भेजा, आया 200 रुपये लिया, बना दिया, फिर काम चला। तो इस तरह काम चलता है। चलिए ठीक, अब अगला टॉपिक डालें। पंचवर्षीय योजनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाओं से पूछे जाते हैं। वैसे पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का काम अब खत्म हो गया, अब 1 वर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं। देखिए 1950 में लिखना नहीं, पहले समझ लीजिए। 1950 में योजनाओं को बनाने के लिए एक योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, उपाध्यक्ष कोई उस समय का व्यक्ति होता था, और योजना आयोग 5-5 वर्षों के लिए योजनाएं बनाई गई। वर्तमान में 12 पंचवर्षीय योजनाएं काम में थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना चल ही रही थी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया, अर्थात योजना आयोग को ही समाप्त कर दिया गया, और 1 जनवरी 2015 को उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, जो काम पहले योजना आयोग करता था वो काम अब नीति आयोग करती है। नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक, और नीति आयोग भी एक संवैधानिकता अर्थात संविधान में ना रहने वाली संस्थाएं हैं, संविधान में उनका वर्णन नहीं है। ठीक है, तो योजनाओं को, पूरे देश में योजनाएं कैसे विकास की योजनाएं काम करेंगी, इसके लिए पहले योजना आयोग काम करता था, जिसने 12 पंचवर्षीय योजनाएं दिया, और अब जो काम करता है वो कौन करता है? नीति आयोग काम करता है। ठीक है, लिखिए, देश में योजनाएं बनाने का काम, देश में योजनाएं बनाने का काम योजना आयोग का था। योजना आयोग का था, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। में की गई थी। बाद में इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, और नीति भी इंग्लिश शब्द है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पूरा नाम है इसका, नीति आयोग किया गया।
नीति आयोग किया गया। जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तथा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। एक है भी ये पूछा जाता है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार, अंडरलाइन कर लेंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जिसके उपाध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार हैं। अब कुछ जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, उन पंचवर्षीय योजनाओं की या जो है वो कुछ विशेषताएं, उन विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नीचे पहले लिख लें, अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं, अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं। पहली 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई। 1 अप्रैल 1951 और कब समाप्त होगी? 31 मार्च 1956 को। ठीक है, 31 मार्च 1956। जबकि 12वीं 31 मार्च 1956, जबकि 12वीं 2012 से 2017, जबकि 12वीं 2012 से 2000, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है 12वीं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 2012 से, क्योंकि यही समाप्त होकर नीति आयोग बना, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब ये जो योजनाएं बनी, ये विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्रियों के मॉडल पर बनी। तो पहली योजना जो बनी वो हैराड डोमर मॉडल पर थी। दूसरी योजना जो थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर थी। तो ये पूछा जाता है, लिख लीजिए अगला लाइन से, प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, तथा हैराड डोमर, लिख दे रहे हैं, लिख लीजिए, हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, अगली लाइन से, द्वितीय पंचवर्षीय योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, महालनोबिस अभी तो लिखा था, इससे पहले लिखा होगा, महालनोबिस मॉडल पर आधारित उद्योगों के लिए थी। भेजो, जिसमें राउरकेला, उड़ीसा, आगे जर्मनी, ऐसे निकले क्वेश्चन पूछा जाता है। राउरकेला में एक इस्पात डाला गया जो उड़ीसा में है, और इसकी सहायता किसने किया? जर्मनी। नीचे का शटर खोल लो और उसके सारे बेंच पे कपड़ा मार दो। ठीक, क्या लिखे? राउरकेला,
उड़ीसा जर्मनी। दूसरा भिलाई छत्तीसगढ़ हाँ रूस। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, यहां इस्पात डाला गया, लोहे का कारखाना। और इसकी मदद किसने करी? रूस ने। रूस से टेक्नोलॉजी वगैरह लेकर के स्टार्ट किया गया। अगला दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। और ये ब्रिटेन या इंग्लैंड की सहायता से, ये तीनों में से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन की सहायता से, या ब्रिटेन लिख ले तो समझ जाएंगे। लक्ष्य और प्राप्ति नहीं ये बहुत सस्ती वगैरह पूछा जाता है, आप लोग में इतना भी डिटेल नहीं पूछा था, लेकिन मैंने दिखा दिया। ठीक है, ओके। अगला लिखिए, गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। आत्मनिर्भरता 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 5वीं का गरीबी उन्मूलन और 7वीं का आत्मनिर्भरता, कि हम सभी क्षेत्रों में, चाहे तकनीक हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे खाद्यान्न हो, इसमें हम आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भरता 7वीं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर सबसे अधिक थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का वृद्धि दर सबसे अधिक थी। योजना अवकाश काल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। योजना अवकाश काल, देखिए 1966 से 69 तक एक एक वर्ष की योजनाएं बनाई गई, तो इसको योजना अवकाश काल कहा जाता है। योजना अवकाश काल नहीं, 11वीं नहीं, ये 5वीं के बाद हमें लगता है, तीसरी के बाद। ठीक है, ये 66 से 69 तक ये योजना अवकाश काल, ये चौथी 5वीं के बीच में। ठीक है, तो योजना अवकाश काल का मतलब 5 वर्ष की योजनाएं नहीं बनी। उस समय चूंकि युद्ध वगैरह चल रहा था, तो एक एक साल की योजनाएं बनाई गई, तो इनको योजना अवकाश काल कहा जाता है। ये किया है 88, 89, 79, 80 में भी योजना अवकाश काल था, लेकिन उसको कहा नहीं जाता है। योजना अवकाश काल इसी अवधि को कहा जाता है। अगला, इसी के नीचे लिख लीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1992 में। विकास के लिए एक परिषद का गठन किया गया, उसको राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952। औद्योगिक नीति की स्थापना 1991। औद्योगिक नीति की स्थापना 1991। इसी समय निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, इसी समय निजीकरण, वैश्वीकरण एवं उदारीकरण जैसी नीतियों को शुरू किया गया। निजीकरण, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण जैसी नीतियों को शुरू किया गया।
ठीक, चलिए अब देखिए, अब हेडिंग डालिए राजस्व। ठीक, राजस्व का अर्थ है सरकार का धन, अर्थात सरकार के आय व्यय का अध्ययन हम जिसमें करते हैं उसको हम राजस्व के नाम से जानते हैं। तो आप कहोगे फिर बजट भी है, तो बजट एक छोटा शब्द है, राजस्व एक बड़ा शब्द है। ठीक है, यानी राजस्व का अर्थ है राजा का धन, अर्थात सरकार का धन, अर्थात सरकार के आय व्यय एवं ऋण का अध्ययन ही राजस्व है। लिख लीजिए, सरकार के आय व्यय एवं ऋण का सरकार के आय व्यय एवं ऋण का अध्ययन ही राजस्व कहलाता है। पब्लिक फाइनेंस कहते हैं इसको। सबसे पहले सरकार अपने व्यय का बजट बनाती है, ओके, फिर उस व्यय को सरकार अपने आय से पूरा करती है, और अगर आय से पूरा नहीं हो पाता है तो सरकार ऋण लेती है, लोन लेती है। ओके, सरकार सबसे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले आय की बजट बनाते हैं। सरकार उल्टा, आपने सुना होगा कि सामान्य व्यक्ति के लिए कहा था कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, एते पाँव पसारिए तेते लांबी सौर, सुना होगा, पैर उतना पसारो जितना चद्दर हो, ये आम आदमी के लिए कहा जाता है। सरकार कहती है पहले लेट जाओ, पैर पसार लो, तब इतना बड़ा चादर सिला लिया जाएगा। तो सरकार सबसे पहले व्यय की व्यवस्थाएं करती है। सरकार के अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग व्यय होता है, फिर उस आय को प्राप्त करने के लिए सरकार आय की व्यवस्था करती है। इसीलिए आप जानते हैं कि सरकार की जो आय है वो दो प्रकार की आय होती है, एक कर से आय और एक गैर कर आय। ठीक, कर में दो प्रकार के कर जी, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर एक अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आय कर, आयकर, मनोरंजन कर, ठीक है, कृषि कर, ये तमाम सारे ऐसे कर हैं जो, यानी प्रत्यक्ष कर वह हैं जिसमें कर देने वाला सीधे सरकार को कर देता है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर के नाम से जानते हैं। अप्रत्यक्ष कर में सबसे बड़ा है जीएसटी। ठीक, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत किस टैक्स से है, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, सरकार के सबसे अधिक आय का स्रोत क्या है, निगम कर। लिख लीजिए, सरकार, पहले इसको बना लीजिए, बन गया। देखिए, सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत निगम कर है, कॉर्पोरेट टैक्स है।
सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत निगम कर है। अब हेडिंग डालिए जीएसटी। ये तो पता ही होगा ये अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? आसाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला देश कौन सा है? फ्रांस। कब? 1954 में, ठीक। जीएसटी की दर इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट निर्धारित करता है। वैसे निर्धारित तो सारा सरकार करती है, जीएसटी की दर कौन निर्धारित करता है? सरकार, ठीक, क्योंकि संसदीय कानून के अंतर्गत निर्धारित होता है। सब बता सारा बता लिखिए। ये तो पता चल गया है कि अप्रत्यक्ष कर है, लिखाने की कोई जरूरत नहीं। लिखिए जीएसटी तीन प्रकार की होती हैं। केंद्र द्वारा लगाया जाना सीजीएसटी, केंद्र द्वारा लगाया जाना सीजीएसटी, सीजीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। राज्य द्वारा लगाया जाना एसजीएसटी, और दो राज्यों के मध्य आईजीएसटी। अगर दो राज्यों के मध्य व्यापार हो रहा है तो कैसी जीएसटी लगेगी? आईजीएसटी। तो तीन प्रकार की जीएसटी होती है, और प्रत्येक में जैसे मान लिया 12% का रेट है तो 6% केंद्र में सीजीएसटी लगता है, 6% स्टेट का एसजीएसटी लगता है। ओके, समझ में आ गया? अब लिखिए जीएसटी की दरें, जीएसटी की दरें 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक। 0, 5, 12, 18 और 28% ये जीएसटी की दर है। अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग प्रकार की जीएसटी लगती है। 28% विलासिता वाली वस्तुओं पे लगती है, ठीक है। आपकी आशिकी पर लगती है। हाँ है ना, कुछ खाने वाने वाला चीज क्या है? हमारे यहाँ शुक्ला जी आशिकी खाते हैं। आसी है आशिकी, ठीक है। आशिकी है, आशिक है, क्या है? अच्छा, चलो जो भी हो, इतना इतना सस्ता है कि आशिकी 1 रुपए में मिलती है। चलिए ध्यान दें, हिंदुस्तान में पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, कामयाबी का राज कमला पसंद है। हाँ, दो इस समय प्रचार करते हैं ना, वो बाबू, एक बाबू और एक सोना, दोनों है ना, एक साउथ का है, एक बॉम्बे का है, दोनों प्रचार इस समय कर रहे हो। किसी उसका राष्ट्रीय कामयाबी का पसंद, कामयाबी का, हाँ, तो पता चला राष्ट्रीय खाओ कामयाब हो जाओ। यहाँ पाठक को पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं है। चलो कम टू द पॉइंट, अगला लिखें। तो इसमें जैसे मान लिया देखिए 18% है, तो 18% में 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। क्लियर? आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? अगला लिखिए, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य आसाम है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य आसाम है। तथा पहला देश फ्रांस है। पहला देश फ्रांस है। ओके, अब इसी में नीचे लिख लीजिए राजकोषीय नीति। राजस्व संबंधी नीति को क्या बोलते हैं? राजकोषीय नीति।
देखिए राजकोषीय नीति सरकार ब्रैकेट में दिया वित्त मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है। राजकोषीय नीति सरकार या ब्रैकेट में वित्त मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है। जब सरकार के व्यय ज्यादा और आय कम होते हैं, अगली लाइन से जब सरकार के व्यय ज्यादा और आय कम होते हैं तो इसे राजकोषीय घाटा या एक शब्द प्रयोग करते हैं हीनार्थ प्रबंधन डिफिसिट फाइनेंसिंग इंग्लिश में कहते हैं इसको। यानी जब सरकार की आय कम हो जाती है, व्यय ज्यादा हो जाता है तो घाटा होगा। तो कैसा घाटा हो, इसमें भी अलग है, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, पूंजी घाटा, अलग अलग प्रकार के हैं। तो इसको यानी जब सरकार का व्यय ज्यादा हो जाए, आय कम हो जाए, कि सरकार का घाटा हो जाए, तो घाटे को क्या कहा जाता है, हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता है। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगला टॉपिक डाले परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार, ठीक। परिवहन और संचार में सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहला रेल लाइन कहाँ चली। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई से थाने के बीच में, नोट कर लें, डलहौजी। देखिए भारत में रेल तंत्र की स्थापना, पहली बार लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में मुंबई से, बॉम्बे से थाने या थाने, कुछ भी लिख लीजिए, बॉम्बे से थाने के बीच चलाया गया। रेल मंडल कितने हैं, लिख लीजिए, रेल मंडल, कुल रेल मंडल 18 हैं। भारतीय रेल दुनिया में किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे यूएसए की रेल है। इतना नहीं, इसको ऐसे जाने रखिए, ठीक। और भी तमाम प्रश्न हैं लेकिन वो रेलवे संबंधित, तो आपको उससे जुड़ा नहीं। अब आते हैं सड़क परिवहन में। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH7 है, 47 है। देखिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 7, NH7। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7। सबसे छोटा, हाँ, NH47A। 47A NH, ये पढ़ाया है ना पिछली बार, पेट में पढ़ाया है, पढ़ाया है इस बार। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। अगला लिखिए, ये तो हो गया सड़क मार्ग। अच्छा, सबसे ज्यादा सड़क तंत्र कहाँ है राज्यों में? अगर बात की जाए तो गोवा में, सबसे कम उड़ीसा में, सबसे ज्यादा
क्षेत्रों में, कम क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला लिखिए, सड़कों का सबसे अधिक और कम घनत्व, सबसे अधिक और सबसे कम घनत्व, गोवा / जम्मू कश्मीर। गोवा में सबसे ज्यादा है और जम्मू कश्मीर में सबसे कम है। हो गया, सबसे अधिक और सबसे कम सड़कें। यहां तो घनत्व की बात हो रही थी, अब इसके बाद सबसे ज्यादा सड़कें कहां हैं और सबसे कम सड़कें कहां हैं? सबसे अधिक सड़कें महाराष्ट्र और सबसे कम सड़कें उड़ीसा में। अच्छा, अब राष्ट्रीय जल मार्ग में आ जाते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग एक किस किस को जोड़ता है? लिख लीजिए, राष्ट्रीय जल मार्ग एक प्रयागराज से हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय जल मार्ग एक प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज से हल्दिया। अगला, चेन्नई भारत का सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई भारत का सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है। अगला, मुंबई सबसे बड़ा और प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई सबसे बड़ा और प्राकृतिक बंदरगाह है। कांदला, जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया है वर्तमान में, कांडला। दीनदयाल उपाध्याय इसमें वर्तमान में इसका नाम है। ठीक है, ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वार नद पर स्थित है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर। कांदा एक ज्वारीय बंदरगाह है। विशाखापट्टनम, कहाँ है विशाखापट्टनम? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम सबसे गहरा एवं प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे गहरा एवं प्राकृतिक बंदरगाह है। दूरसंचार के क्षेत्र में पूछा जाता है कि दूरसंचार को नियंत्रित करने वाले संस्थान का क्या नाम है? ट्राई। लिख लीजिए, दूरसंचार संस्थान दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए संस्थान ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। ओके, ट्राई है। अच्छा, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। रेल कोच फैक्ट्री देख लीजिए, कपूरथला पंजाब। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब। ओके, दो टॉपिक आपके मेजर बचे हैं, एक तो मुद्रा बैंकिंग, दूसरा कृषि। तो अगले टर्म पे जब आपका आपके क्लास में होगा